So hello everyone and welcome to our channel The Class Topper. My name is Pawan Joniar. In this particular video we are going to revise all concept and formulas of first chapter of class 12 physics, that is electric charge and fields. So let's get started with the first topic of this chapter, that is charge. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे चार्ज. तो चार्ज की स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्ट करने के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए मैटर का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस और अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होना जरूरी होता है. जैसे एक न्यूट्रल बॉडी पे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट है हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला पॉइंट है हमारे पास, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब चार्ज हमेशा सिंपल एडिशन फॉलो करता है. ठीक है, हाँ. उसके बाद आ जाएंगे इसके एसआई यूनिट के बारे में. तो एसआई यूनिट इज कूलम एंड सीजीएस यूनिट इज ईएससी विच इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. ठीक है, हाँ. अगर बात करें रिलेशन के बारे में तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESC होता है. एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे विच इज इक्वल टू 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम. ठीक है, हाँ. एंड प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो प्रैक्टिकल यूनिट इज EMU विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. और एक EMU में 10 कूलम प्रेजेंट होता है. मतलब अगर रिलेशन निकालें तो 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 दैट इज 1/10 EMU होता है. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, चार्ज इज इनवेरिएंट. इनवेरिएंट मतलब होता है डजंट डिपेंड ऑन द स्पीड, मतलब चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता. चाहे स्पीड हम लोग बढ़ाएं या कम करें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. अगर यहीं पे डिफरेंस बात करें मैटर मास के बारे में, तो मास कैसा होता है, एक वेरिएंट प्रॉपर्टी होता है जो कि स्पीड बढ़ाने पे बढ़ता है. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी लूज कर देता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो गेन कर लेता है तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है. नेक्स्ट पॉइंट है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज मस्ट अट्रैक्ट करते हैं एंड द सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल्स करते हैं. जनरली रिपेल करते हैं अगर ऐसे कोई कंडीशन नहीं दिया हो तो, बट कैन बी अट्रैक्टेड बाय इंडक्शन. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट, श्योर चेक ऑफ चार्ज इज रिपल्सन, क्योंकि अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन भी करा देगा. ठीक है, तो अगर दे दे कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज को हमको चेक करना है तो वो ड्यू टू रिपल्सन ही होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू NE. तो इस चार्ज इज क्वांटाइज मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज है शुड बी प्रेजेंट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द क्वांटम इलेक्ट्रॉन. क्वांटम इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज का प्रेजेंट होना जरूरी होता है. यहाँ पे N शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन का करने का सिंपल रीज़न होता है, सिंपल ट्रिक होता है, Q इज इक्वल टू NE लगाओ, यहाँ पे सॉल्व कर लो. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी ऑलवेज ऑन द सरफेस एंड चार्ज डेंसिटी हाई ऑन द सरफेस. मतलब किसी भी न्यूट्रल बॉडी को या फिर चार्ज बॉडी को हम लोग एक्सेस चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके सरफेस पे प्रेजेंट होगा एंड शार्प एज पे ज़्यादा प्रेजेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होगी. क्योंकि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखें तो जब एक ह्यूमन बॉडी को चार्ज देते हैं तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पर चला जाता है, उसके हेयर टिप पर चला जाता है, क्योंकि चार्ज को शार्प एज पसंद है. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट है हमारे पास, चार्ज इज कंजर्व. जैसे मैटर कंजर्व होता है, मास कंजर्व होता है, वैसे ही चार्ज भी कंजर्व होता है. दैट इज नो न्यू चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी. हम लोग सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं जहाँ पे इनिशियल चार्ज और टोटल चार्ज इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज चार्ज, जहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं. तो कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूड में वही इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले फार्मूला पे आएगा, Q इज इक्वल टू NE पे क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड E इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है. ठीक है, हाँ. लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चार्जिंग ऑफ ए बॉडी. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे जो कि 3 टाइप से होते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन. ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन किसके लिए होता है, फ्रिक्शन होता है दैट इज इंसुलेटर के लिए. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है इंसुलेटर के लिए, हम लोग ओनली फॉर इंसुलेटर चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, हाँ. तो इंसुलेटर में क्या होता है, हम लोग रबिंग से चार्ज डेवलप करते हैं, जहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है. जैसे 2 इंसुलेटर को हम लोग आपस में रब करेंगे तो एक लूज करेगा और एक गेन करेगा इलेक्ट्रॉन. तो जो लूज करेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करेगा वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन. कंडक्शन में कंडक्टर के लिए होता है, जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंडक्टर्स ओनली. ठीक है, हाँ. तो कंडक्टर में चार्ज कैसा होता है, जैसे मान लो हम लोग कोई स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं तो वहाँ पे जो चार्ज होता है जो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, जैसे चार्ज डेवलप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस रेडियस. ठीक है, तो अगर हम लोग दो स्फेयर लेते हैं, दो स्फेयर लेते हैं और दोनों का रेडियस सेम है, तो वहाँ पे कैसा आधे आधे चार्ज डेवलप होने चाहिए. ठीक है, हाँ. चलो इसको प्रूव करते हैं. ठीक है, जैसे मान लो हम लोग को गिवन चार्ज का एक रेडियस R1 का ले लेते हैं
एक चार्ज, दूसरा है हमारे पास R2 का Q2, ठीक है। दोनों इनिशियली कैसे हैं, Q1 और Q2 हैं। उसके बाद दोनों को हम लोग ज्वाइन कर दिए बाय द मेटल ऑयल। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल चार्ज बताना है Q1 डैश एंड Q2 डैश कितने होंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लगाएंगे दैट इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे Q1 प्लस Q2 इनिशियली और बाद में सेम होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे अगर Q1 डैश निकालते हैं तो R1/R1 प्लस R2 हो जाएगा एंड Q1 मल्टीप्लाई बाई Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला होता है, दैट इज Q1 डैश इज इक्वल टू R1/R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। सेम एज Q2 डैश के लिए भी वही हो जाएगा। Q2 है तो यहाँ पे R2 हो जाएगा, Q1 है तो R1 हो जाएगा, R2/R1 प्लस R2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई Q1 प्लस Q2 जो कि टोटल चार्ज इनिशियल चार्ज है, ठीक है। हाँ, तो अब हम प्रूव करते हैं कि अगर दोनों का सेम रेडियस है तो ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को R1 प्लस R2 अगर हम लोग सेम कर लें, जैसे मान लो यहाँ पे है Q1 डैश, ठीक है। हाँ, तो अगर R1 प्लस R2 सेम कर लें तो यहाँ पे R1 प्लस R1 हो जाएगा, R1 प्लस R1 और यहाँ पे R1 प्लस R1 Q1 प्लस Q2 है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो R1 प्लस R1 है तो यहाँ पे R1/2R1 हो जाएगा, जहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो Q डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हैंस प्रूव कि अगर दोनों के रेडियस सेम है तो हम लोग आधा आधा चार्ज इक्वली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर इनिशियली इसके पास 10 है और इसके पास 20 है तो दोनों को मिला के 30 हो जाएगा, तो 15-15 दोनों पे चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन से क्वेश्चन आते हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, फिर है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन इन्वॉल्व ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट क्लोज टू अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्ट कंटैक्ट कॉजिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंडक्शन में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं करते हैं बल्कि दूसरा एक कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग लेके आते हैं अनचार्ज के पास, जिसके वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक कोई चार्ज न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस न्यूट्रल बॉडी है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला कोई बॉडी लेकर आए तो निगेटिव चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बीच में इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव स्पेस बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे नेट चार्ज अभी भी इसका कैसा रहेगा, नेट चार्ज इसका हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इनिशियली जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। हाँ, इनिशियली जितना है उतना ही रहेगा, ठीक। फिर आते हैं हमारे पास मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ अब यहाँ से तो बहुत इजी होने वाला है। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज ए कूलम्स लॉ। पहले पढ़ते हैं। तो कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट्स चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेसिकली ये फॉर्मूला का ही डेफिनेशन हो जाएगा, जो फोर्स होता है और दोनों के प्रोडक्ट के चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, ठीक है। हाँ, अगर इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो दिस इज सेंट्रल होता है, लॉन्ग रेंज कंजर्वेटिव होता है एंड वैलिड फॉर ए पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज के लिए केवल वैलिड होता है, ठीक है, एंड मीडिएटेड बाय द फोटॉन्स, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का ये 2 कॉपी होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटन की वजह से होता है और मीडिएट होता है, और कूलम्स लॉ में जो फोर्स होता है वो किससे मीडिएटेड होता है, बाई फोटॉन से, ठीक है। हाँ, तो अगर इसके फॉर्मूला पर जाएंगे तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूनिट से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। एंड K को हम लोग इनिशियली क्या लिखते हैं, ऐसे जनरली लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द एयर, ठीक है। हाँ, परमिटिविटी ऑफ द एयर जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी यूनिट इंपॉर्टेंट होता है। अगर यूनिट हमको नहीं मालूम चलता है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल ये फॉर्मूला है, इसमें एप्सिलॉन नॉट का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे F है, ऊपर चला जाएगा R स्क्वायर और नीचे आ जाएंगे Q1 × Q2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर F एयर दैट एयर मीडियम में अगर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला देखें तो Q1 Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही नेट मीडियम अगर हम लोग किसी मीडियम में देखते हैं दैट इज नॉट इक्वल टू एयर है, अगर किसी मीडियम का क्या बोलते हैं वैल्यू दे दिया है दैट इज इक्वल टू K वैल्यू दे दिया है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, F एयर अपॉन K कर देंगे, जितना वैल्यू दिया है उसे डिवाइड कर देंगे। ये सिंपल है, याद रखेंगे, ठीक है। F नेट मीडियम इज इक्वल टू F एयर अपॉन K गुना कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इट इज़ बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में जो हम लोग फोर्स निकालते हैं उसी पे बेस्ड है कि अगर हम जैसे 2 पॉइंट चार्ज प्लेस एंड शो इन फिगर, जैसे यहाँ पे Q1 हो गया और यहाँ पे Q2 है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज फॉर द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी 0, जहाँ पे चार्ज 0 हो जाए। तो अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो हमेशा बीच में पॉइंट होगा जो कि 0 होगा, और कैसा होगा, जो कि बिगर चार्ज है उससे दूर होगा एंड स्मॉल चार्ज है उससे पास होगा। क्यों होगा, ताकि ये कम फोर्स लगाए और दूर से, जैसे ये फोर्स मान लो x है, तो अगर ये दोनों बराबर रहेंगे तो 2x पे लगा देंगे ना, तो इसीलिए इसको दूर रखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस के जो क्या बोलते हैं, जो कूलम्स लॉ का ये फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। इसी के लिए
इसी के चलते इससे दूर होगा, ठीक है। तो क्या होता है, तो एक्स अगर हम लोग, तो एक्स कहाँ से होता है, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉलर चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस बॉस चार्जेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर लिखा है बट दिस शुड बी डी, दिस शुड बी डी, ठीक है, हाँ ठीक। तो एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन लाइक चार्जेस के लिए हो जाएगा, और दिस इज द एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज से हो जाएगा एक्स, अगर लेकिन क्वेश्चन में पूछ दे डिस्टेंस फ्रॉम द बिगर चार्ज तो वो हो जाएगा डी माइनस एक्स, जो कि यहाँ पे आर लिखा था आर माइनस एक्स था बट ये डी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, हाँ। और अगर अनलाइक चार्जेस है, जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लस है और एक यहाँ पे माइनस है, तो हमेशा बीच में कभी नहीं होगा, बीच में कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, ठीक है, हाँ। तो ये कैसे होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, छोटे वाले चार्ज के अलॉन्ग होगा, ठीक है, छोटे वाले के चार्ज के एक्स अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू डी अपन अंडर रूट एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, अगर लाइक चार्जेस है तो एक्स इज इक्वल टू डी अपन अंडर रूट एन प्लस वन हो जाएगा, एंड अनलाइक चार्जेस है तो एक्स इज इक्वल टू डी अपन अंडर रूट एन माइनस वन हो जाएगा। डिस्टेंस स्मॉलर चार्ज एक्स हो जाएगा, और बिगर चार्ज के लिए यहाँ पे अनलाइक चार्जेस में आर प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, हाँ, जो कि डी प्लस एक्स है यहाँ पे, ठीक है, हाँ। अगर इफ़ यू डिवाइड चार्ज इक्वली दे रिपल विच ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, अगर मतलब क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि कोई भी चार्ज क्यू है, अगर उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों प्रोपोर्शन में, तो प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, ताकि वो लोग हाइयर रिपल्सन मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्सन करे या फिर अट्रैक्शन करे, तो जहाँ पे फोर्स सबसे ज़्यादा लगे तो वो होता है अगर हम लोग उसको इक्वली डिवाइड कर दें, हाफ हाफ में डिवाइड कर दें, जैसे क्यू है तो उसको क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू कर देंगे, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास पेंडुलम प्रॉब्लम। तो पेंडुलम प्रॉब्लम कैसे आता है, तो पेंडुलम प्रॉब्लम आता है जैसे कोई भी हम लोग अगर चार्ज लेते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी है, अगर उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, जो इसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होता है, ठीक है, हाँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट है क्यू बॉब है, तो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसको फोर्स लगेगा तो यहाँ पे थीटा डिग्री से ये टिल्ट हो जाएगा, थीटा डिग्री से टिल्ट हो जाएगा, जिसका हमको वैल्यू पूछता है कि एंगल कितने डिग्री से ये टिल्ट हुआ है, और व्हाट इज द टेंशन बिटवीन दिस स्ट्रिंग, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे टेंशन पूछता है और tan थीटा पूछता है, ठीक है, हाँ। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा फोर्स विच इज अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम जी नीचे लगेगा। तो अगर इससे हम लोग इसका कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे है तो थीटा हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आ जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, tan थीटा होता है एफ ई अपॉन एम जी, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है विच इज क्यू ई अपॉन एम जी हो जाएगा, ठीक है, हाँ। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी हो जाएगा, एंड टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू क्यू ई का स्क्वायर और एम जी का स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होल स्क्वायर और एम जी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो दिस इज द टेंशन एंड दिस इज द tan थीटा इज इक्वल टू क्यू बटा एम जी, इट इज़ अ एंगल, ठीक है, हाँ। तो वैसे यहाँ पे है पेंडुलम प्रॉब्लम में, अगर पेंडुलम प्रॉब्लम में ऐसा भी आता है जहाँ पे दो बॉब दे देगा, दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मान लो इक्वल ही लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग से पूछ सकता है थीटा वन थीटा टू का रेशियो पूछ सकता है, या फिर क्या पूछ सकता है, या फिर पूछेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 सो दैट द q1 इज इक्वल टू q2, क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो tan थीटा वन अपॉन tan थीटा टू का रेशियो होगा वो m2 अपॉन n1 होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mg था, ठीक। तो tan थीटा वन इज इक्वल टू जो फोर्स होगा, देखो इस बेसिकली समझो, तो बेसिकली ये है कि जो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी यहाँ पे जो है, तो इसमें एफ ई दोनों में सेम हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा वन अपॉन tan थीटा टू आ जाएगा m2 अपॉन m1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस के रेशियो के। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 जब इक्वल होंगे तो थीटा वन थीटा टू इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू डिपेंड करेंगे चार्ज पे, बट द रेशियो tan थीटा वन अपॉन tan थीटा टू ये रेशियो डिपेंड नहीं करेगा चार्ज पे, ठीक है, हाँ। तो दिस इज बेसिकली द पेंडुलम प्रॉब्लम, जहाँ पे हम लोग को थीटा की वैल्यू पूछता है विच इज इक्वल टू द एफ ई अपॉन एम जी होता है, ठीक है। नाउ द कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, हाँ। तो कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए बस हम लोग को दो चीज़ें जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमको मालूम होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज ए आर वेक्टर। तो आर वेक्टर होता है दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। तो आर वेक्टर होता है आर का मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप दैट इज इक्वल टू डायरेक्शन होता है, क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन देते हैं, अगर इसके टर्म्स में अगर हम लोग वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्क्वायर क्यू हो जाता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, दैट इज इक्वल जो फोर्स होता है Q2 अगर Q1 पे लगाएगा तो फोर्स अलॉन्ग द आर वेक्टर होगा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन और आर वेक्टर का डायरेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर F12 है तो यहाँ पे R12 ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं F12 फॉर्मूला है तो K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे F12 है वही R12 यहाँ पर भी होना चाहिए, और R12 का कैप हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्क्वायर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, बल्कि ये यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक।
एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं F21 लिखते हैं, ठीक है। तो F21 वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा R21 हो जाएगा, ठीक है। R21 का हो जाएगा स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या करेंगे R21 कैप लग जाएगा, ठीक है। सेम ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे R21 का कैप है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं वेक्टर के फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को 2 पॉइंट याद रखेंगे कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। इस पर क्वेश्चन आया भी है PYQ में और आते भी है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे मतलब R1 दिया होगा, R2 दिया होगा, तो अगर F12 पूछा होगा तो हम लोग R12 निकालेंगे। तो R12 क्या होता है R1 माइनस R2, जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो यहाँ से R12 आ जाएगा, F12 हो जाएगा, तो यहाँ से F12 हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली, ठीक है। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े हैं उसको अगर हम लोग यूनिट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, मतलब जिस चार्ज का पूछा है उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो कि अगर फॉर्मुला देखेंगे तो E इक्वल्स टू F/Q हो जाएगा, ठीक है। यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, सिंपल, क्योंकि फोर्स का न्यूटन हो जाएगा एंड चार्ज का कूलम हो जाएगा एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके वेक्टर एडिशन होंगे। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इधर हम लोग को फॉर्मुला सिंपली याद रखना है, दैट इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा KQ अपन R स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ, KQ अपन R स्क्वायर होता है इंटू आर कैप, डायरेक्शन के लिए दिखाया गया, बट सिंपली E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। अगर ग्राफ देखेंगे तो हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। हाँ, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड होता है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़े, फोर्स इज इक्वल्स टू QE होता है, जो कि फोर्स कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। एंड फोर्स इज इक्वल्स टू QE। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का फॉर्मुला होता है, दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2, वेयर X इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रिंग टू द, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है उस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ पे MR स्टार लगाएंगे, दैट इज अगर X 0 होता है तो क्या हो जाएगा, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर ऑफ ए रिंग 0 हो जाएगा। यहाँ पे X को 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अगर X इज़ वेरी स्मॉलर देन R है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर निकालेंगे तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू KQX अपॉन R क्यू। अगर X इज वेरी ग्रेटर देन R हो जाएगा तो एक पॉइंट चार्ज से बिहेव करेगा एंड KQ अपॉन X स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, दैट इज इक्वल्स टू सबसे पहले हो जाएगा इनिशियली होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हो जाएगा, उसके बाद से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X हो जाएगा और सेंटर पे क्या है 0, मतलब X 0 हो जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से होगा, इसीलिए 0 से स्टार्ट है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है जहाँ पे X इज इक्वल्स टू R/√2 होता है, ठीक है। तो R/√2 की वैल्यू याद रखेंगे, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग इज मैक्सिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर्कुलर आर्क की वजह से 2K λ/r इंटू sin θ/2, जहाँ पे अगर हम लोग हाफ रिंग का दिखा देंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू पाई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2K λ/r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क कितना हो जाएगा 2K λ/r, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबसे पहले देखते हैं। तो इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, जो कि इमेजिनरी लाइन होते हैं जिसकी वजह से हम लोग उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब प्रॉपर्टीज आएंगे तो प्रॉपर्टीज हो जाएगा व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एट ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, निकलता है और टर्मिनेट हो जाता है नेगेटिव चार्ज पे। टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर हम लोग टैंजेंट बनाए तो फील्ड की हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। रेडियली आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज से, रेडियली इनवर्ड होता है नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो मतलब दो हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम डैश चार्ज, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी हाई है तो वहाँ पे उसके चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो अगर एक चार्ज है वहाँ से 5 लाइन निकल रही है और एक पे 2 लाइन निकल रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, इसका चार्ज हो जाएगा 5, उसका हो जाएगा 2, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर के सर्फेस से हमेशा परपेंडिकुलर निकलते हैं। इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है। नेवर फॉर्म से क्लोज लूप एंड ऑलवेज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट होते हैं। शार्प टर्म नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि शार्प टर्म पॉसिबल होगा तो वहाँ पे 2 डायरेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। हाँ, तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो हम लोग को 3 केस पढ़ना है। पहले रिलीज कर देंगे रेस्ट पे, दूसरा क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे यू से, तीसरा परपेंडिकुलर फेंकेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये वाला केस तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं, जो यहाँ पे फोर्स लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही हम लोग किसी चार्ज को रेस्ट पे रख दिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी Q इंटू ई, और फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो फोर्स को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू बटा एम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू बटा एम, तो यहाँ पे वी दैट वेलोसिटी एट ए टाइम टी, तो यू 0 है, तो AT हो जाएगा क्यू बटा एम इंटू टी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, और वी निकालेंगे, वी का स्क्वायर कर देंगे, क्यू और एस कितना हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेर यू इज इक्वल्स टू 0, तो हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। तो हमको बस यही याद रखेंगे और सब निकल जाएगा, दैट इज फोर्स क्यू हो जाएगा और एक्सेलरेशन क्यू बटा एम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक। और ये किसके लिए पूछ सकता है, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है, ये चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन ही होता है, जहाँ पे उसका मास E और M हो जाएगा। न्यूट्रॉन इसके कंपैरिजन में अगर चार्ज देखें तो सेम होता है E, लेकिन मास डबल होता है, 2M हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल का 2E हो जाएगा और 4M हो जाएगा, और इन तीनों का कंपेरिजन भी यहीं से पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है केस 2, चार्ज इज प्रोजेक्टेड विथ यू, तो यहाँ पे इनिशियली यू 0 था, लेकिन यहाँ पे हम लोग यू देकर फेंकेंगे, तो फोर्स तो सेम ही रहेगा क्यू, ठीक। एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा क्यू बटा एम, लेकिन जो यहाँ पे वी टी दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट टाइम टी कितना हो जाएगा, यू प्लस AT हो जाएगा, तो यू प्लस क्यू बटा एम इंटू टी हो जाएगा, और एस कितना हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ क्यू बटा एम इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा पी दैट इज चेंज इन मोमेंटम क्यू इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम। फोर्स को हम लोग यही लिखते हैं, दैट इज फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को अगर हमको डेल्टा पी निकालना है तो एफ इंटू डी टी कर देंगे, तो यहाँ पे फोर्स कितना था, तो यहाँ पे फोर्स था क्यू और टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज मोमेंटम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये मोमेंटम हो जाएगा, ठीक। हाँ, मूविंग टू नेक्स्ट केस दैट इज 3, जहाँ पे चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगी विथ यू वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग परपेंडिकुलर ही फेंकेंगे, परपेंडिकुलर फेंकेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर सेपरेट स्टडी करेंगे, इसमें क्या पूछता है, सिंपल एंगल ऑफ डेविएशन ही पूछेगा। लेकिन अगर हम लोग सेपरेटली अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की स्टडी करें, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में यू कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि फोर्स इधर नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स वाई एक्सिस में क्यू लगा है, तो एक्सेलरेशन क्यू बटा एम हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी एट टाइम टी कितना हो जाएगा, क्यू बटा एम इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है tan थीटा, सिंपली यू आई बाई यू एक्स होता है। अगर नहीं पता है तो सिंपली हम लोग निकाल भी सकते हैं। यू आई यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यू कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू बटा एम इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे यू एक्स कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो एक यू नीचे रहेगा, ऊपर टी रहेगा, तो टी को हम लोग डी बाई यू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स से निकालेंगे तो टी इक्वल टू डी बाई यू आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज इक्वल टू डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली अगर याद रख सकते हैं याद रखेंगे, tan डेविएशन इज इक्वल टू क्यू डी अपन एम यू स्क्वायर, दैट इज tan जो डेविएशन होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंस से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास और यू स्क्वायर के, क्योंकि जितना हैवी होगा उतना कम डेविएट करेगा, और जितना स्पीड से फेंकेंगे उतना ही कम डेविएट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा हो और इसका चार्ज जितना ज़्यादा हो और डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो उतना ही वो ज़्यादा डेविएट करेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब होता है दैट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड अपोजिट चार्ज, एंड जैसे यहाँ पे क्यू एंड माइनस क्यू है, ये वैरी भी कर सकता है, क्यू को 5q और माइनस क्यू होता है, दैट इज पेयर ऑफ चार्ज होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ चार्ज सेपरेटेड बाय ये स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करें, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है इसका फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो ये एल वेरी कर सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ए डाइपोल मूवमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक। हाँ, फिर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बात करेंगे तो 3 पॉइंट पे हमको पढ़ना है, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एनी पॉइंट पी एट एन एंगल थीटा, ठीक है। हाँ, तो ऑन एक्सियल लाइन की बात करें तो ऑन एक्सियल लाइन इसका फॉर्मूला होता है, कितना होता है, दैट इज इक्वल टू ऑन एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल कितना होता है, 2 kp अपॉन r क्यूब होता है, ठीक है। हाँ, वेयर एज p इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम, p इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट है, नॉट मोमेंटम, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट हम लोग निकाल सकते हैं अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे तो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहाँ पे क्यू इंटू ए 2a हो जाएगा, तो क्यू इंटू 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ई एक्सियल हो जाएगा 2 kp अपॉन r क्यूब, इक्वेटोरियल हो जाएगा माइनस kp अपॉन r क्यूब,
देखो अगर एक्सियल लाइन की बात करें तो वो एक्सियल लाइन किधर होगा, दैट इज इक्वल्स टू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अलोंग द डाइपोल मोमेंट आएगा, हाँ मोमेंटम बार बार बोल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट के अलोंग आएगा, ठीक है। हाँ, और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है, जिसे डाइपोल मोमेंट होता है उसके अपोजिट साइड में इक्वेटोरियल पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाता है वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन माइनस KP अपॉन RQ। माइनस KP क्यों लगेगा, क्योंकि उसके अपोजिट आएगा। अगर हम लोग इसका रेशियो देखें तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल का रेशियो आता है -1/2। माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन इसका अपोजिट है, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो 1/2 आएगा। नेक्स्ट है एट एनी पॉइंट P एट एन एंगल थीटा। तो एट एनी पॉइंट P एट एन एंगल थीटा अगर हमको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है, डाइपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KP अपॉन RQ √3 cos स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, KP अपॉन RQ √3 cos स्क्वायर थीटा +1 होता है। यहाँ पे tan अल्फा, व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द, यहाँ पे एंगल बिटवीन की, यहाँ पे जो एंगल दिया है ये वाला हो जाएगा, दैट इज एंगल बिटवीन द कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नेट के बीच में जो एंगल है इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, ठीक है। tan अल्फा को हम लोग कैसे निकालते हैं, tan θ/2, ठीक है, tan θ/2। इस टाइप का क्वेश्चन आया जाएगा तो अगर ई नेट पूछता है डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से निकाल देंगे, लेकिन जहाँ पे हम लोग को tan अल्फा मतलब ये एंगल पूछ देता है, एंगल पूछेगा तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, उसको डायग्राम सबसे पहले बनाना पड़ेगा, उसमें से अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है। tan अल्फा होता है tan θ/2 एंड द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट होता है थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा होता है, ठीक है। थीटा प्लस अल्फा, थीटा गिवन होगा और अल्फा हमको निकालना पड़ेगा, दैट इज tan θ/2 होता है। द एंगल फ्रॉम डाइपोल एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट, तो यह याद होना चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो जाए वो होता है tan θ इज इक्वल्स टू √2, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है फॉर फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगा, एंड फोर्स बिटवीन टू डाइपोल तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ हो जाएगा, ठीक। हाँ, नेक्स्ट है डाइपोल इज इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें तो यहाँ पे माइनस के भी प्रेजेंट है और प्लस के भी, तो एक पे आगे फोर्स लगेगा अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक का अपोजिट लगेगा, ठीक है। हाँ, तो किसी भी एंगल पे अगर हम लोग रखेंगे तो इस पर क्या होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और उसको एट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अपने साइड प्लस क्यू को रखना चाहेगा और माइनस को सीधे अपोजिट, ठीक है। हाँ, जिसकी वजह से उसको टॉर्क लगता है। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी वैल्यू होती है P क्रॉस E, ठीक है। P क्रॉस E इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो PE sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा हो जाएगा, जहाँ पे sin थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। हाँ, अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, 2π√I अपॉन PE, वेयर P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नॉट अदर थिंग, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे T इज इक्वल्स टू 2π√I अपॉन PE हो जाएगा। I यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा जो कि होता है mr², ठीक है। हाँ, ठीक, दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया, T इज इक्वल्स टू 2π√I अपॉन PE, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फोर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे जो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अलॉन्ग होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब इसके बीच में देखेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये एज ए इक्वेटोरियल ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज एंटी पैरेलल होता है हमेशा, यस। यहाँ पे रीजन भी लिखा है, इनसाइड डाइपोल इट इज एंटी पैरेलल, दिस इज वाई, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम लोग डाइपोल को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा -P.E, P.E, ठीक है। तो -P.E मतलब -PE cos थीटा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, -PE cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, -PE cos थीटा होता है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बात करें अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो थीटा 0 तो cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे u मिनिमम आ जाता है, दैट इज -PE हो जाएगा, ठीक। बट यहाँ पे टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि वो sin थीटा का वैल्यू है। अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा, PE लगेगा एंड क्रॉस लगेगा, क्या PE क्रॉस लगेगा, तो वो तो हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, फिर है अगर थीटा 180 डिग्री होता है उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर होता है, नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये रोटेट करके इधर लाएगा, सबसे ज़्यादा टॉर्क लगाएगा, सॉरी टॉर्क यहाँ पे 0 होगा, अगर मतलब 0 और 180 डिग्री पे थोड़ा सा भी टिल्ट करेंगे तो वो टॉर्क लगा के सीधा कर लेगा, ये बोलना था, ठीक है। हाँ, जहाँ पे यू मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है +E, और स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे होता है -PE, ठीक है। हाँ,
तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे। टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना होता है, टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा, एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी डॉट ई, दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है, और वो साइन थीटा होता है, ठीक है, पी साइन थीटा एंड इट इज पी कॉस थीटा माइनस का। अगर वर्क डन यहाँ पे देखेंगे तो वर्क डन यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से, मतलब इस टॉपिक में यहीं से पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, लेकिन यहाँ से भी अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना होगा तो यहाँ से हार्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हार्ड बनाने का कोई रीज़न नहीं होता है, ईजी होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यू मतलब दोनों का सेपरेटली निकालेंगे, फाइनल और इनिशियल, उसके बाद माइनस कर देंगे। अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल पूछता है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया या फिर किसने काम किया, तो हम लोग एक्सटर्नल का वर्क डन निकालेंगे, जो कि होता है प्लस का डेल्टा यू, दैट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। लेकिन अगर दे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकालना है, लेकिन आगे माइनस रहेगा, ठीक है। हाँ, फिर आ जाएगा वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। स्टेबल मतलब 0 से 180 करना है, तो वो होता है 2p, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फर्स्ट, इट इज द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट इज द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने फील्ड लाइन पास होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इट गिव्स द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स होंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उसको आइडिया देता है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को, तो फाई होता है ई डॉट ए। ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा होता है, एंड कॉस थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। हाँ, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट देखेंगे तो इसके कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ई, ठीक है, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, दैट इज न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जिसको हम लोग वोल्ट मीटर से भी लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक यूनिट हो जाएगा वोल्ट मीटर, इट इज स्केलर होता है, यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम और वोल्ट मीटर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो पता ही है। नेक्स्ट फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा लगा देंगे, लेकिन वेरिएबल है तो डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएबल होगा उसके लिए, ठीक। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास गॉस लॉ। तो व्हाट इज अ गॉस लॉ, तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द क्यू इन बटा इप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज इनक्लोज बाई ए सरफेस, ठीक है। हाँ, तो गॉस लॉ हम लोग लगाते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हम लोग बार में पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ होता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है एक क्लोज सरफेस से, वो किसके बराबर होगा, जो कि बराबर होता है क्यू इन बटा इप्सिलॉन नॉट के, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज इनक्लोज बाई ए सरफेस, ठीक है। हाँ, वेयर क्यू इज द टोटल, तो गॉस लॉ, तो यही गॉस लॉ होता है, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डॉट डी ए, जो कि इक्वल होता है फाई किसके बराबर इक्वल होता है, दैट इज क्यू इन बटा इप्सिलॉन, जो कि चार्ज इनक्लोज होता है अपॉन इप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ इनक्लोज चार्ज की वजह से आएगा, लेकिन जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्ज की वजह से आएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप साइज ऑफ सरफेस एंड लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड सरफेस एंड ऑल्सो डजंट डिपेंड ऑन द चार्ज आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। हाँ, तो फ्लक्स जो क्लोज सरफेस से आता है वो उसके शेप पर भी डिपेंड नहीं करता, साइज पर भी डिपेंड नहीं करता, एंड लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई स्पेयर है, उसका चार्ज यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं भी रखो, या फिर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा है, अगर चार्ज सेम है तो उसके फ्लक्स जो होंगे वो हमेशा सेम ही निकलेंगे अंदर से, ठीक है। हाँ, और किस पे डिपेंड नहीं करता है, और डजंट डिपेंड ऑन द चार्ज आउटसाइड द सरफेस, तो वही तो यहाँ पर भी पढ़े कि जो फ्लक्स होता है वो बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनसाइड की वजह से चार्ज फ्लक्स आता है, ठीक है। हाँ, फिर ओनली एप्लीकेबल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कहाँ पे वैलिड होगा, फॉर द सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ ही वैलिड होगा, क्योंकि जो अनसिमेट्रिक होंगे वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, जो एरिया वेक्टर होगा वो इक्वल नहीं होगा, जो उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसी की वजह से हम लोग वहाँ पे गॉस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस होता है जैसे चार्ज होंगे उनके लिए गॉसियन सरफेस होगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल चार्ज के लिए भी स्फेरिकल हो जाएगा, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल, एंड चार्ज प्लेट के लिए सिलेंड्रिकल या फिर क्यूबिकल यूज़ करते हैं। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और हमको ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये सब का डेरिवेशन होता है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर, विच अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज, इन्फिनाइट लाइन चार्ज होता है, दैट इज जो लाइन चार्ज है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के से दूर एंड नेगेटिव चार्ज से पास आएगा, ठीक है, इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, वेयर लैम्डा इज अ
दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर, तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज k क्यू बाई आर स्क्वायर, इन्फिनाइट लाइन चार्ज 2k लेमडा बाई आर, ठीक है। और 2k लेमडा बाई आर कहाँ पर था याद करेंगे तो यहाँ पे हाफ रिंग के वजह से भी था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हॉलो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल सेल, ठीक है। हाँ, तो हॉलिड या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कैसे जो कि हॉलो स्फीयर लेंगे या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे तो जो इसमें चार्ज होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सरफेस पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मेटल स्फीयर भी लेंगे उसमें भी कंडक्टर होगा तो वो भी चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मेटल स्फीयर भी दे दे या फिर स्फेरिकल सेल दे या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर दे दे। तो पहली बात हॉलो रहेगा तो ऑलवेज सरफेस पे रहेगा, कंडक्टिंग है तब वो कहाँ पे रहेगा, दैट इज सरफेस पे रहेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इनसाइड की बात करें तो इनसाइड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता है क्योंकि इनसाइड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो। और सरफेस पे कितना होगा k क्यू बाई आर स्क्वायर एंड आउटसाइड कितना हो जाएगा k क्यू बाई आर स्क्वायर वेयर दिस इज द r इज द रेडियस एंड दिस इज द r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे तो इन साइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और r इज इक्वल्स टू r से शुरू होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये सॉलिड है नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज इसका कहाँ पे है, इनसाइड में प्रेजेंट है। इनसाइड में भी चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ पे ई इनसाइड चार्ज आ जाएगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस डिस्टेंस, ठीक है, जहाँ पे डिस्टेंस निकालना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये एम आर सर ने ट्रिक बताई थी कि जो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर कुछ भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होगा, ठीक है। हाँ, तो ई इनसाइड कितना हो जाएगा k क्यू आर हो जाएगा। अब ऊपर एक आर है तो इसको डायमेंशनली कनेक्ट करने के लिए नीचे एक और आर बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पे रेडियस का क्यूब हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा k क्यू आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, k क्यू आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू द रो आर अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये डेंसिटी के टर्म्स में दिया है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये रो दे दिया है इंटू आर अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, ये भी याद होना चाहिए क्योंकि अगर डेंसिटी दे दे और इप्सिलॉन डेंसिटी दे दे और पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो हो जाएगा रो आर अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, ठीक है, कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं ई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सरफेस कितना हो जाएगा, वही सेम टू सेम रहेगा k क्यू बाई आर स्क्वायर, आउटसाइड भी उतना ही रहेगा k क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर रेडियस है, यहाँ पे आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है। हाँ, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। किसका है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का है। ऐसे देख कर पूछेगा अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देता है तो, ठीक है। हाँ, इनसाइड कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सीट या फिर नॉन कंडक्टिंग सीट या प्लेट, ठीक है। तो अगर चार्ज सीट के बारे में डेटा है या फिर नॉन कंडक्टिंग सीट प्लेट के बारे में डेटा है तो नॉन कंडक्टिंग सेम एज स्फीयर तो इनसाइड मतलब इसके अंदर में इसके अंदर में चार्ज प्रेजेंट रहेंगे। तो इसके अंदर में चार्ज प्रेजेंट रहेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमको सिंपल याद रखना है q/2 इप्सिलॉन, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, डायरेक्टली याद कर लेंगे कि अगर चार्ज सीट या फिर नॉन कंडक्टिंग सीट या फिर प्लेट का पूछता है तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन और कंडक्टिंग सीट का पूछता है तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, या ऐसे भी याद कर सकते हैं कंडक्टिंग सीट या प्लेट का पूछेगा तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट और इसको छोड़ के जितने भी सीट या फिर प्लेट का पूछेगा तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अब कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, तो जो चार्ज या फिर नॉन कंडक्टिंग सीट है तो उसके में जो चार्ज है वो इनसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनसाइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा क्या है यहाँ पे, दैट एरियल चार्ज डेंसिटी है, वो q/a आएगा क्योंकि यहाँ पे एरियल वेक्टर जो आएगा एक तरफ से आएगा, ठीक है, क्योंकि एक जगह चार्ज प्रेजेंट है तो वहाँ से एरिया एक जिधर निकालना होगा उधर से निकालेंगे तो q/a आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ड्यू टू कंडक्टिंग तो यहाँ पे दोनों सरफेसेस पे दोनों एरिया पे क्या है प्रेजेंट है चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा जो होगा वो q/2a आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन q/2a आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट और कंडक्टिंग की वजह से हो जाएगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ द एरियल चार्ज डेंसिटी दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है, सिग्मा के टर्म्स में दोनों डिफरेंट होंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ द चार्ज दोनों सेम फॉर्मूला आ जाएगा q/2 इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इप्सिलॉन नॉट यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे q/a है और यहाँ पे q/2a है तो q/2a इप्सिलॉन नॉट q/2a इप्सिलॉन नॉट दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं वो सभी के सभी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सीट है या फिर कंडक्टिंग सीट है वो क्या हो जाएंगे, डजंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेंगे, चाहे यहाँ पे पास में निकालें या फिर एकदम जाके इन्फिनाइट डिस्टेंस या फिर दूर निकालें कितना आ जाएगा उतना ही आएगा। अगर कंडक्टिंग है तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है।
तो बेसिकली खत्म हो गया। तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, कर लेते हैं, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इंडक्शन। तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो यहाँ पे कंसेंट्रिक स्फीयर की वजह से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकालना है, तो बेसिकली आउटर सरफेस पे ही चार्ज पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फाइंड चार्ज ऑन द ईच स्फीयर फ्रॉम द ऑफ स्फीयर आफ्टर इंडक्शन। तो एम आर स्टार लगाएंगे। तो जो चार्ज ऑन आउटर स्फीयर होता है सरफेस पे, तो वो होता है सम ऑफ द टोटल चार्ज, जितने भी स्फीयर पे चार्ज है उसका सम करके बाहर वाले पे लिख देंगे, उतने बराबर हो जाएगा। ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फेसिंग सरफेस रहेंगे, चार्ज मस्ट बी कंजर्व्ड ऑन ईच स्फीयर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जैसे अंदर है -3 कूलम, -5 कूलम और यहाँ पे 14 कूलम, ठीक है, +14। तो बाहर लिखना है तो हम लोग तीनों को ऐड कर लेंगे। तो 14 + 3 17 -5 कितना हो जाएगा 12। तो बाहर 12 कूलम लिख लेंगे, ठीक है, 12 कूलम लिख। अब हम लोग को क्या करना है, चार्ज कंजर्व भी तो करना है। तो यहाँ पे प्लस इनिशियली कितने थे, 14 थे। तो 14 को 12 से 14 करेंगे तो +2 कूलम यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे पे कितना आ गया, इनसाइड आ गया +2 कूलम, तो इतना ही अपोजिट में आ जाएगा फेसिंग में -2 कूलम। तो यहाँ पे कितना करना है, -5 करना है। तो -3 और ऐड कर देंगे, तो नीचे -3 है तो यहाँ पे +3 हो गया। इसको हम लोग अपोजिट भी जा सकते थे कि यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो इसको -5 करने के लिए -2 लिखेंगे, तो यहाँ पे -2 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पे +2 कूलम हो जाएगा। तो +2 को 14 करने के लिए +12 कूलम लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये भी। सो ऑल डन हियर। बेसिकली दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। सर अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक हो गई हो या आपको नहीं समझ में आया हो या मैंने कोई गलत वर्ड बोल दिया हो या फिर गलत नोटेशन कर दिया हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप सजेस्ट करो कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगा देन मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और सबको सब्सक्राइब करो कि आई विल टीच टू एवरीवन। एंड ऑल अपकमिंग चैप्टर्स के वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएंगे और जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। हम और विद इन द मंथ हम लोग क्लास 12 की सारी ऐसे ही सारे रिवीजन कर चुके होंगे, ठीक है। हाँ, और अगर जो हमने पढ़ा है उसके आपको प्रेस पीडीएफ नोट्स चाहिए विद इन पेजेस, ऐसे नहीं स्लाइड वाइज नहीं, आपको पेजेस में चाहिए विद इन 10 पेज इस चैप्टर के सारे पीडीएफ, तो आपको मिल जाएंगे। वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है @दी क्लास टॉपर पे, दी क्लास टॉपर ऑफ लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे हमारे सारे पीडीएफ, ठीक है। हाँ, और जो अपकमिंग वीडियोज हैं उसके भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर watching the video.